ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जीके का। ठीक है, ये एग्ज़ाम पेपर है 27 जुलाई का, शिफ्ट 2 2022 वाला। ठीक है, इससे पहले जीके का शिफ्ट 1 का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ओके, तो एटीसी के पीवाईपीस की सीरीज़ में ये लेक्चर्स ऐड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलिए। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर वॉज वेल नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। भाई लेवोजियर जी ने क्या डिस्कवरी की? देखिए, एक बार ही बताइएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो लेवोजियर जी ने किस चीज़ की डिस्कवरी की है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रोल इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर ने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन रोल इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन की डिस्कवरी की है इन्होंने। ठीक, चलिए। निधि कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट। भाई कंपनीज एक्ट किस नहीं पढ़े होते हैं, रटे होते हैं, और उसमें भी एक सेक्शन पूछते हैं। ठीक है, लेकिन निधि कंपनी थोड़ा सा पॉपुलर टॉपिक है, इसलिए पता होना चाहिए था, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आता है। सेक्शन 406, सेक्शन 406 के अंडर ये कंपनीज एक्ट क्या आता है? निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। ठीक है, निधि कंपनी जो है वो 7 मेंबर्स के साथ हो सकती है। पूछ सकता है अगली बार कि भाई निधि कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ कंपनी होने चाहिए। ठीक है, कंपनी जो भी कंपनी है उसके 3 मेंबर्स डायरेक्टर होंगे। ठीक, कंपनीज एक्ट 2018 क्या था? ये तो सिंपल सी बात है, 2013 में ये एक्ट आया था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये किसमें कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। ओके, तो निधि कंपनी में कितना? निधि 406 सेक्शन, 7 मेंबर, जिसमें से 3 डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स। ओके, चलिए। इन 1932 वेयर वाज द पूना पैक्ट साइंड? भाई पूना पैक्ट की बात कर लीजिए। पूना पैक्ट क्या था? ऑब्वियसली पूना के आसपास ही होगा, तभी पुणे बोलते हैं। जो पुणे है उसी में तो हुआ होगा। पुणे में कौन सी जेल है? येरवड़ा जेल, यही तो थी, काफ़ी फेमस जेल है। सेलुलर जेल और येरवड़ा जेल का नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा। ठीक है, यही 2 जेल के नाम पॉपुलर हुए थे। इन दोनों का तो मतलब ऑब्वियसली जेल है ना। एक प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज, ये नैनी है तो ये नैनी में ही है। ठीक है, सेलुलर जेल के कहाँ है? वो जो काला पानी वाली जेल थी ना अंडमान में, उसको बोलते हैं सेलुलर जेल। यहाँ पे तो काला पानी देते थे, तो यहाँ पे तो जाके नहीं हो रहा कोई साइन। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ सज़ा के लिए, सिर्फ सज़ा। यहाँ पे भी सज़ा है, लेकिन वहाँ पे मिलने मिलाने का प्रावधान होगा। तो पूना पैक्ट जो है वो भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी? 24 सितंबर 1932 में। कहाँ पे हुई? येरवाड़ा सेंट्रल जेल में। ये किस बात पे हुई थी? इन्होंने एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि हम अलग से जो वोटिंग राइट्स हैं इलेक्टोरल वो कराएंगे, है ना, सेपरेट इलेक्टोरल्स वाला। लेकिन ये तो गांधी जी ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बट इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन हिंदू लीडर्स इन इंडिया ग्रांटिंग न्यू राइट्स टू दलित्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। लो कास्ट हिंदूज देन ऑफन लेबल्ड अनटचेबल्स। तो ये इस बात के लिए इन्होंने कम्युनल अवार्ड को ख़त्म करने के लिए, है ना, ये ख़त्म करने के लिए ये वाला पैक्ट साइन किया था भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी जी का नाम नहीं भी होता है तो इस जगह पे एक लोग और थे, उनका नाम भी आता है। अरे हिंदू महासभा के जो थे ना, जिनकी BHU है ना, उनका नाम है। अभी ये पता करना। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली क्या था, कम्युनल अवार्ड को ख़त्म करने के लिए के अगेंस्ट में इन्होंने ये पैक्ट साइन किया था। एक लोग उनके साथ चले गए थे, अम्बेडकर जी, लेकिन महात्मा गांधी जी बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर फाइनली एक एग्रीमेंट आया, दोनों लोगों ने समझौता कर लिया। ठीक है,
चलिए, इन विच ईयर वॉज द द्रोणाचार्य अवार्ड, इससे पहले वाली शिफ्ट में भी द्रोणाचार्य से रिलेटेड आया था कि द्रोणाचार्य किसको देते हैं, है ना, इससे जस्ट पहले वाली शिफ्ट में आया था। इसमें क्या पूछ दिया गया कि द्रोणाचार्य अवार्ड कब बना, तो भाई 1985 गुरु द्रोण जी के नाम पे रखा गया, है ना। और किसको देते हैं, कोचेस को देते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स 2022 में किसको मिला है भाई, ध्यान रखना, जीवन जोत सिंह जी को मिला आर्चरी के लिए, मोहम्मद अली कमर जी को बॉक्सिंग के लिए मिला, सुमा सिद्धार्थ सिरूर जी को पैरा शूटिंग के लिए मिला, और सुजीत मान को रेसलिंग के लिए मिला, सुजीत मान, ठीक, पूछे जा सकते हैं ये। चलिए, व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई कर्व। ये है डिमांड का ग्राफ, ये है सप्लाई का ग्राफ। सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, प्राइसेस पर लीटर जो हैं जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है ना, डिमांड आगे की तरफ, अगर ये डिमांड है, ये प्राइसेस हैं, तो डिमांड बढ़ती जा रही। प्राइसेस जब ज़्यादा थे 2 रुपये तो डिमांड कम थी, 50 ही थी, और जब प्राइसेस कम हो गए, है ना, तो डिमांड बढ़ गई। सप्लाई के साथ क्या हुआ, सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, सप्लाई जब 1 रुपये था, 1 रुपये पे थे, है ना, तो सप्लाई इतनी थी 50, और सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली सप्लाई भी बढ़ेगी, जब पैसे कम हो, पैसे जो होंगे वो कम होते जाएंगे, सप्लाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो पॉइंट इन दोनों के को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम भाई, है ना। व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड, और इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड, जहाँ पे प्रोडक्ट जितना आया उतना गया, सिंपल सा फंडा। देयर इज़ नो सरप्लस एंड नो स्टोरेज ऑफ, नो शॉर्टेज ऑफ गुड्स, कोई शॉर्टेज नहीं हुई, कोई ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। सप्लाई और ऐसे करके देखें, अलग अलग बनाया गया, ठीक है। तो ये प्राइसेस हैं, ये डिमांड है, ठीक है, प्राइसेस गिरते जा रहे हैं तो डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ये हो गई सप्लाई, और ये होगा प्राइस। तो प्राइसेस कैसे हो रहे हैं, प्राइसेस गिर रहे हैं, नहीं, प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं, एक से प्राइसेस बढ़ते आ रहे हैं, सप्लाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जब आ रहा है तो इसको बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्शन, तो ये लॉजिकल सी चीज़ें लिखी हैं। एग्रीगेट डिमांड, वो तो टोटल डिमांड ही हो गई ना, ठीक है, इजी क्वेश्चन में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, सबको पता होता है, रिकेट्स। क्या होता है, हड्डियाँ टूटने लगती हैं भाई, बोन डेवलपमेंट में दिक्कत आती है, सॉफ्ट वीक बोन्स हो जाती हैं, बोन्स में ही दांत भी होते हैं तो दांत भी टूटने लगते हैं भाई, ऑस्टियोमेलेसिया और सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं। अब अगर बेरी की बात कर लें, ये बेरी की, तो ये विटामिन B1 से होता है ना। उसके बाद क्या, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ विजन, ये विटामिन E की एफिशिएंसी की वजह से आंखों में कुछ भी सारी दिक्कतें होती हैं, और इसका भी तो C से होता ही है भाई, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द बुद्धिस्ट मोनूमेंट एंड इट्स रेस्पेक्टिव स्टेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। धमकेश स्तूपा कहाँ पे है, धमकेश गले लिखा है, धामिक स्तूपा है, ठीक है, धामिक। चौखंडी, महाबोधि और केसरिया, हमसे पूछा है जो सही है, ठीक है ना। चौखंडी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, सारनाथ में जाएंगे, सारनाथ पे जाएंगे प्रयागराज के पास। अगली बार प्रयागराज जाना है एग्ज़ाम देने तो 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है, डायरेक्ट ऑटो जाता है सारनाथ, ठीक है। तो सारनाथ की स्तूपा, म्यूज़ियम और अशोक का पिलर, अशोक पिलर जो था, अशोक स्तंभ बोलते हैं, वो भी रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना, म्यूज़ियम के अंदर 4 शेर वाला वो सब देख के आना। वहीं पे चौखंडी स्तूपा है, बाहर से ही देख लेना, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, टिकट लेना पड़ता है, ठीक है। चौखंडी स्तूपा भी वहाँ पे, एक और स्तूपा है वो भी देख के आना, वो ज़्यादा बड़ा स्तूपा है, ठीक। उसके बाद धामिक स्तूपा, ये भी सारनाथ में नाम आई गया है, देखो धामिक,
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा स्तूपा जो है धामेक स्तूपा है, ठीक है। उसके बाद महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है, वो बोध गया में है भाई। बोध गया कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। और कहाँ पे, जो भी है गया के पास पड़ता है, 16 किलोमीटर, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, बोध गया में है, ठीक। बिहार के पास है, बिहार में है, पटना के पास। चलो फिर केसरिया स्तूपा, केसरिया स्तूपा जो है वो भी बिहार में है, ठीक है। टॉलेस्ट एवर एक्सकेवेटेड स्तूपा, भाई अगर जाना तो देख के आना, ठीक है। केसरिया स्तूपा। चलिए, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सब्सटीट्यूटेड द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन प्लेस ऑफ पार्ट सी स्टेट। स्टार्टिंग में क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से स्टेट्स डिवाइडेड थे, 4 तरीके से थे, डी, ऐसे करके कैटेगरीज बनाई हुई थी। फिर भाई एक अमेंडमेंट लेके आए हमने कि ऐसे नहीं चल पाएगा यार, फिर सिर्फ को हमने यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया या फिर कंप्लीट स्टेट तोड़ दे दिया। जब ये सब कर दिए तो 14 स्टेट्स बने, ठीक है, और 6 यूटी बने, ठीक। ABCD को हमने ख़त्म कर दिया। ये कौन सा अमेंडमेंट था, शुरुआती अमेंडमेंट हो गई ऑब्वियसली, 89 तो नहीं होगा, 5th या 7th में सिर्फ कन्फ्यूज़न हो सकता था अगर होना था, 21st भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 21st तो फेमस सा है ना, 21st, 36 ये तो फेमस है। 25th में क्या था, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है ना। 15th लैंग्वेज की 8th शेड्यूल में 14 स्टेट्स और 6 टेरिटरीज बन गए, और इन सबको ABCD कैटेगरीज को ख़त्म कर दिया। ये कौन सा अमेंडमेंट था, 7th अमेंडमेंट, ठीक है। अगर आप 5th में मार गए आते तो भी मुझे ठीक लगेगी, हाँ चल भाई लॉजिक तो लगाए कुछ तो, वैसे 7th है इसका आंसर, ठीक। चलिए, लेंथ ऑफ इंडियाज़ बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज़्यादा किसके साथ अपन करते हैं, बांग्लादेश के साथ। टोटली बाउंड्रीज हमें पता है ना कि कितनी है, टोटल जो बाउंड्रीज हैं वो 15,000 के आसपास है, ठीक है, 15,000, जिसमें से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है, 4,000, 4,000 के आसपास है, 5,000 तो कोई है ही नहीं, ठीक है। फिर चाइना के साथ कर लेते हैं, बांग्लादेश के साथ इसलिए लंबी बॉर्डर हो जाते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा ऐसे घूमते घूमते है, ठीक है ना। जबकि कोस्टल बाउंड्रीज़ की बात की जाए, लगता है ना तमिलनाडु वगैरह में होगी सबसे लंबी बाउंड्रीज, लेकिन गुजरात है कोस्टल में, कोस्टल बाउंड्री जो है वो सबसे ज़्यादा है गुजरात की। जबकि लगता क्या है यार, तमिलनाडु की होगी यार, इतना लंबा स्टेट है, इधर से पूरा ऐसे ऐसे करके जाता है ना, तो ऐसे करके हमें लगता है कि तमिलनाडु की होगी, या मुंबई मुंबई भी बता सकते हैं। लंबी बाउंड्रीज है, लेकिन गुजरात की इसलिए लंबी है क्योंकि वो ऐसे गोल 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 घूमता है, काफ़ी लंबी बाउंड्री कर देता है कोस्टल, ठीक है। इंडिया की टोटल बाउंड्रीज जो हैं 15,000 है, कोस्ट लाइन की 7,500 है, ठीक है। और बांग्लादेश और इंडिया 4,000 के आसपास बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड नंबर पर चाइना है, सबसे कम 106 है, 106 अफगानिस्तान के साथ। POK वाला जो एरिया है ना, ऐसे करके जो बना हुआ है, उधर पे अपन अफगानिस्तान के साथ टच कर रहे होते हैं। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ जो है, हिंदू कुश, नमक वगैरह निकालते हैं वो बहुत वहाँ से, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स डू द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून। देखो तमिलनाडु जो है ऐसे करके आता है, इधर पे पड़ा गया, ठीक है, इधर पे ऐसे करके मान लो, यहाँ पे पड़ती है रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया, क्योंकि जब मानसून यहाँ से आया, मेन मानसून यहाँ से टकराया, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स से टकरा के यहाँ गिर गया, और इधर से टकराया तो वो ऐसे करके इधर पे आ गया, फिर यहाँ से नॉर्थ में आया, और यहाँ से जो चलता हुआ जाल था यहाँ पे, तो ये पड़ जाता है रेन शैडो एरिया। कौन सा एरिया, रेन शैडो एरिया। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती जब मानसून आता है। तो इसमें मानसून कब आता है, जब वापस लौट रहा होता है मानसून, तब रिट्रीटिंग मानसून जिसको कहते हैं, वो मानसून यहाँ पर आता है। तो वो कब आता है, जब ऊपर ख़त्म हो चुका होता है। ऊपर कब ख़त्म होता है, जब सर्दियाँ आ गई होती हैं, ठीक है, तो सर्दियों में, ठीक है। तो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु गेट्स मानसून ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और रिवर्सल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। रिवर्सल क्या, जब वापस लौट रहा है हमारा साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो जब रिवर्स हो रहा होता है तब हम ये वाला तमिलनाडु को पानी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ख़त्म, 10 ही क्वेश्चन आते हैं यार, छोटे छोटे तो क्वेश्चन रहते हैं, देख लीजिए। और चलिए फिर मैं यार मैथ्स का
और रीजनिंग का डालने का मुझे लग नहीं रहा कुछ खास बेनिफिट होगा, बिकॉज बहुत कम मतलब एफ़र्ट बहुत लगता है उसमें, है ना, ज़्यादा ही एफ़र्ट लगता है। वैसे एफ़र्ट तो इसमें भी लगता है, ठीक है, सॉल्यूशंस वगैरह भी लिख के देता हूँ इसलिए, ठीक है, देखता हूँ मैं, ठीक है, किसी एक दिन बैठ के सारे 4-5 उसके बना के डाल दूँगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू फॉर 190 सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, ठीक है। पूरा देखो वीडियो, पूरा सुनो एटलीस्ट। बाय।